अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हिना न्याजी। थैंक यू अजीम, होप यू आर वेल और हम I'm उम्मीद good. करते हैं कि हमारे नाजरीन भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल, नाजरीन फर्स्ट क्लास होंगे। और आज हम बगैर किसी तातुल के प्रोग्राम का आगाज करेंगे अच्छी बात से। और आज हम बात कर रहे हैं फिलोसोफर और रियाजीदान हकीम अकलीदस की। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि जो शख्स किसी ऐसी चीज की तारीफ करे जो दर हकीकत तुम में ना हो, तो वो ऐसी बुराई से भी तुम्हें मंसूब करेगा जो तुम में नहीं होगी। ओहो हो, बहुत ही गहरी बात की है गहरी बात भाई कर दी। यूक्लिड ने। ये जो बात की है, उनका ये कहना है कि कोई ऐसा शख्स जो आपकी तारीफ करता है और ऐसी चीज की तारीफ करता है जो आप में नहीं है, इसका मतलब है क्लियरली वो खुशामद कर रहा है, तो फिर वो आपसे ऐसी बुराई भी मंसूब करेगा जो आप में नहीं है। हम अक्सर देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम काम करते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो वी गेट टू इंटरेक्ट विद सच पीपल और पता चल रहा होता है आपको अजीम कि कोई आपकी खुशामद करे, फिर ऐसे लोगों से ना आप झूठी तारीफ हो रही है। झूठी तारीफ हो रही है। आपको पता है कोई आपको मिला रहा है किसी ऐसी फिल्म स्टार से, शख्सियत से, और आपको पता है कि भाई आप में और उनमें कोई मुमासलत नहीं है या आप में और उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाता है, पता चल जाता है कि खुशामद हो जाए। ऐसे लोगों शॉर्ट खुशामद करने वालों से दूर रहना चाहिए और सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी शख्सियत क्या है, इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप यकीनन जो लोग खुशामदी हैं उनसे आप बचे भी रहेंगे। और यूक्लिड की हम बात करें, अक्लीदस की, तो अपने नाज़रीन को थोड़ा सा उनके बारे में बताते चले जाएं कि यूनानी फिलोसोफर हैं, रियाजीदान हैं। और दूसरा ये कि आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी कुछ तस्वीर भी देख रहे होंगे। ये दर हकीकत इमेजिनरी फोटोज़ हैं, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, जो इनकी ओरिजिनल बायोग्राफी है, उस हवाले से कुछ मिथ्स जो हैं वो अभी मिलती हैं हमें किताबों में भी। तो बहरहाल ये इमेजिनरी उनकी फोटोज हैं, फोटोज हैं। और अगर हम उनकी बात करें तो उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता था और ज्योमेट्री जो है ये उन्होंने ही बनाई, इजाद की। और अगर बात करें मैथ्स की दुनिया में उनकी कंट्रीब्यूशन की, तो बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस हैं और उनकी एक जो है ना कलेक्शन ऑफ वर्क्स, जिसको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर। तो ऐसे लोग जिनको मैथ्स आती है ना, पता नहीं मेरे नज़दीक वो कोई बहुत ज़हीन लोग हैं, क्योंकि मैं मैथ्स में शदीद बुरी थी। बिल्कुल मेरा मैथ्स बुरा है। अभी भी आप मुझसे पूछेंगे 37 प्लस ज़हानत जो है वो एक्चुअली अगर आपने किसी की मेजर करनी है तो उसके लिए मैथ्स जो है वो बेसिक एक सब्जेक्ट है, क्योंकि नंबर्स जो है वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। नंबर्स की जो है ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली आपको आती है। और यूक्लिडस का जब हम जिक्र कर रहे हैं, अक्लीदस, यूक्लिड्स इनको अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे यूक्लिड की मानी है ना ग्लोरियस। हाँ जी बिल्कुल। और इन्होंने जो ट्रीटीज लिखी एलिमेंट्स की, वो 13 किताबों पर मुश्तमिल एक मजमुआ है जो उनकी जानिब से लिखा गया। और वैसे हम बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, तो इन एलिमेंट्स में हमने देखा है कि जी पोस्टुलेट्स, प्रोपोजिशंस और मैथ्स की जो थ्योरम्स होते हैं, इस तरह की जो बेसिक चीजें होती हैं जिनसे ये तमाम तर चीजें जो है वो पूरा सब्जेक्ट आगे बढ़ता है, तो उसको जनाब ये लेकर चले और उसके ये मौजिद कहलाए। तो बात इन्होंने बड़ी शानदार की। अगेन वही कि जी जो शख्स आपकी इतनी तारीफ कर रहा है कि और आपको पता है कि ये तारीफ जो है झूठी है, तो फिर ऑब्वियसली आपकी पीठ पीछे वो कुछ ऐसी बातें भी आपसे मंसूब की जाएंगी कि जो दर हकीकत आप में है ही नहीं। तो बचना चाहिए जी, खुशामदियों से बचना चाहिए और बड़ा ही सोच समझ के, बड़ा ही क्या कहते हैं ना, ध्यान के साथ फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आपको पता तभी चल सकता है जब आपकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ करें और ऐसी चीज़ों की तारीफ करें जो आप में नहीं है। बहुत सारे लोग तो जाती है खुशामद करने की और फिर खुशामद करवाने की भी, क्योंकि दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ। वैसे ही ना, अब हम एक बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये खुशामद बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है और ये भी बड़ी ही अच्छी बात है। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम साहब, जिन्होंने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करके दुनिया में पूरी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। कौन नहीं जानता अरशद नदीम साहब को। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहली बार चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम कर दी है और दुनिया को भी हैरान कर दिया है। अरशद नदीम ने जेवलिन इवेंट में 82.87 मीटर रिकॉर्ड साज थ्रो फेंकी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट से सिर्फ 35 सेंटीमीटर कम फासले पर जाकर गिरी। और इस बड़ी कामयाबी पर अरशद नदीम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पजीराई मिल रही है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बेहद सराहा जा रहा है। वो मेडल जीतने के बाद गुज़िश्ता रोज़ी पाकिस्तान पहुंचे और फिर हमने सोशल मीडिया पर ही देखी वो फुटेजेस के एयरपोर्ट पर उनका बहुत ही पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा स्टार हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान।
पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है आपने। सबसे पहले तो सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से, सुनो न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कहिएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम वसाइल के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अपने वालिदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और साथ साथ अपने पाकिस्तानी मीडिया का भी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए दुआएं की और मैंने वर्ल्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैंने मेडल जीता। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने वर्ल्ड में एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। क्योंकि आज तक मेरे ख्याल में वर्ल्ड में और ओलंपिक्स में आज तक कोई ऐसा कोई एथलीट नहीं है जो क्वालिफाई करके गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने मेडल से नवाजा है। बिल्कुल। अरशद साहब, हमें ये भी इतलात मौसूल हुई सर कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम आपको दिया, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से 10 लाख रुपए इनाम जो है वो अनाउंस किया गया। तो आप खुश हैं, आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जैसे हमारी परफॉर्मेंस है इतनी बड़ी, तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज हैं और आउट ऑफ कंट्री में इंटरनेशनल कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो प्लेयर्स की जो है वो हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि आगे भी जो कंपटीशन आते हैं तो उनके लिए वो भरपूर जो है ना वो तैयारी कर सके। ठीक है। अच्छा, आपके कोच का ये कहना है, रशीद अहमद साकी साहब ये कहते हैं कि आप बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो ये जेवलिन थ्रो का शौक कैसे पैदा हुआ और ये कैसे फिर इत्तेफाक हुआ कि आप इस तरफ आ गए? जी बिल्कुल। मैं बेसिकली क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेली है, तकरीबन कोई ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली है। तो बस एथलेटिक का शौक इस तरह हुआ कि मैं अपना स्कूल में खेलता था, तो बड़े भाई खेलते थे अपना एथलेटिक की गेम। तो उन्होंने कहा कि यार आपकी क्रिकेट में इतनी मेहनत है, तो आप ऐसा करें कि आप एथलेटिक्स में आइए, माशाल्लाह आपकी जो है एथलेटिक में बड़ी अच्छी गेम हो सकती है। तो मैं फिर इसी तरह एथलेटिक में आया। तो फिर जो मेरे बेसिक उस्ताद है रशीद अहमद साकी साहब, उनका मियां चनू से तल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में जो है ना, मैंने तकरीबन 8 से 9 इवेंट्स मैंने किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटर डिवीजन का बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापडा में आया, वापडा लेस्को का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे जॉब दी है। तो वहां से फिर मेरा जो है ना वो नेशनल का आगाज स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल। अरशद साहब, वैसे अब तो आपके बेताशा फैन है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और ये बताएं कि अब तो बल्कि जेवलिन थ्रो जो है वो प्रॉपर एक स्पोर्ट के तौर पर लोग उसको जानना पहचानना शुरू हो गए हैं, आप ही की वजह से ये हुआ है। तो मियां चन्नू के एक छोटे से गांव से आपका ताल्लुक, और फिर ये बताएं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स तक पहुंचते हुए ये सफर कितनी देर में आपने तय किया, इसमें किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल जीता है। तो यहाँ तक का सफर है, इसमें बहुत सारी मुश्किलातें आई हैं, तो उसका सामना किया है मैंने। अगर इसमें देखा जाए तो जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई है, रात दिन मेहनत करवाई है। और उसके साथ साथ मैं एथलेटिक फेडरेशन का भी, जनरल कमसाई साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसके साथ साथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, आपका वैसे पहले दिन से एक शिकवा भी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज का जो है वो फुकदान है, उस तरह से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वो फैसिलिटीज हैं जो आप समझते हैं जिनका होना पाकिस्तान में बहुत जरूरी है? वैसे ये क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट से ताल्लुक रख रहे हैं लोग, वो यही शिकवा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में फैसिलिटीज जिस तरह की हमें मिलनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज हमें मिल जाए, जैसे कि अभी देखा जाए कि पाकिस्तान में एथलेटिक का जो है वो ग्राउंड नहीं है हमारे पास। उसके अलावा अभी वर्ल्ड लेवल के जेवलिन नहीं है। एक तकरीबन मुझे जेवलिन मिला था। तो इस तरह का अगर कोई 5-6 जेवलिन हो जाए तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग जो है ना वो पाकिस्तान में अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री भेजा जाए मुझे, जर्मनी या साउथ अफ्रीका, तो उसके बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेरी ट्रेनिंग हो सकती है। क्योंकि आगे जो एशियन गेम्स आ रही है, उसके बाद ओलंपिक्स आ रही है, बहुत बड़ा टारगेट है। तो उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकता हूँ। वैसे अरशद, मेरा सवाल भी यही था आपसे कि एशियन गेम्स 2018 में आपने कांसी का तमगा जीता, 2022 में आपने जीता गोल्ड,
और अब आपने सिल्वर मेडल जीता, तो ये बताएं कि अगला हदफ क्या है और इस हवाले से कैसी तैयारियां जारी हैं आपकी? आज बिल्कुल अभी 1 मंथ बाद जो है वो एशियन गेम्स हो रही है चाइना की, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बड़ा टारगेट है वो ओलंपिक्स है जो 2024 में पेरिस में हो रही है। तो ये अभी तैयारी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देते हैं 1-2 दिन तक। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स की जो है ना वो भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है। पिछली दफा मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस दफा इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करके जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम, आपने वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान को हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं उनके साथ हैं। और भाई मैं इनका इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ पर्सनली। मैं जाके मैंने इनका इंटरव्यू किया 2022 में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और आप यकीन माने इज वेरी डाउन टू अर्थ, इमेंसली टैलेंटेड। और हमारी मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों की टैलेंट की, तो कोई टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सहूलियात की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो फैसिलिटीज़ का फुकदान है, वो नाकाफ़ी हैं। और अगर क्रिकेट एक वाहिद ऐसी स्पोर्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और फैसिलिटीज़ भी उस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन हमें हर स्पोर्ट पे इक्वल, मुझे लगता है कि बिल्कुल इक्वल अटेंशन देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं उनके साथ हैं कि ये सिलसिला इंशाल्लाह यूं ही जारी उसारी रहेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब सियासी मंजरनामे से जो अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ी चेयरमैन पीटीआई को कानूनी महाज पर एक बड़ा रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला और साबिक वज़ीर आज़म की जो सज़ा है 3 साल की उन्हें सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट से, वो मुअत्तल की। उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया, मगर सज़ा मुअत्तली के बावजूद उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी, बल्कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जो है वो मुकदमा सुना जाएगा। अटक जेल में ही हुक्म जारी किया गया है कि वहीं पर जज साहब पहुंचेंगे और वहीं सुनवाई होगी। सिक्योरिटी रीजंस हैं। जबकि दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों पर अवाम को रिलीफ देने की बजाय बिल किस्तों में वसूली का ऑप्शन दे दिया है और ये भी IMF की रजामंदी से मशरूत कर दिया है। तो इसका मतलब तो ये कि फिर अवाम ना ही समझे तो अवाम जो है वो बिजली बिलों में रिलीफ के लिए सड़कों पर है। इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने बिजली फिर महंगी करने की तैयारी की है और इस बार फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 7 पैसे इजाफा होगा, जबकि 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का अंदेशा है। कोई तो तमाम खबरें नहीं आ रही, मतलब हर तरफ से जो है ना हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी वैसे कोशिश भी होती है कि हम कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे ये जो हमारे मुल्क की जी जहाँ किस तरफ रही है, रसूल बख्श रई साहब से जान लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने तो आज मायूसी से काम शुरू किया है अपना, तो मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगा। इंशाल्लाह। सर, चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना केस में रिलीफ मिला, मगर साइफर केस में फिर से उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं? ताहाल फोर्टक जेल में मुकीद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये भी बताइएगा कि फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं। और फिर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को रिहाई का कोई हमें नजर तो फिलहाल इम्कान नहीं आ रहा, लेकिन आप बता सकते हैं बेहतर कि कोई आपको इम्कान नजर आ रहा है उनकी रिहाई का? देखिए, इमरान खान के बारे में जो भी खबर आती है उसके ऊपर तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। लोग समझ रहे हैं कि निज़ाम कौन सा है जी। ये कोई आईनी निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं। यहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी है। यहाँ कोई अदालतों का कोई मानता है कि एक तरफ अदालत लोगों को रिहा करती है, दूसरी तरफ से किसी और मुकदमा बना के रखे हुए हैं या घर से बना के लाते हैं कि अच्छा ये हुआ, अदालत ने छोड़ दिया तो फिर हम ये करेंगे। ये ऐसे निज़ाम में एक एटमी ताकत को, एक जो मिडल पावर है और जिसकी आबादी अब माशाअल्लाह 24 करोड़ हो चुकी है, दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, उसको इस तरह से तो गिरावट का शिकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर तबसरा आप क्या कर सकते हैं कि अब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं चेयरमैन पीटीआई रिलीफ मिल गया। हम ये नहीं कहते कि अदालत ने उसको आज़ाद कर दिया है, और जो ट्रायल था वो बिल्कुल गलत था। उस जज साहब की एक खातून रहनुमा के साथ वीडियो है और वो खातून रहनुमा बड़े अरसे से तड़प रही थी कि इमरान खान जेल में क्यों नहीं जाते, जेल में क्यों नहीं जाते। अभी साहब की बातें हैं, क्या तबसरा करें।
ये तो नुआ रसूल खानी बख्श रईस साहब, ये भी हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ट्रेंड है सर कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया पर भी बाइस होने के इल्ज़ामात हम देखते हैं। जिस पार्टी को रिलीफ मिलता है वो उनकी खुशी में शादियाने बजाती है और दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है वो तनकीद का जो है निशाना बनाती है अदालतों को। तो ये ट्रेंड कैसे सर चल रहा है और ये क्यों है? देखिए, उसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की है और अदलिया में ऐसे लोगों को लगाया है, ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर बिठा दिया है जो उनके लिए काम करते हैं। इदारे तबाह किए बगैर किसी मुल्क में इस पैमाने पर करप्शन नहीं हो सकती थी जो हुई है। हमने लातीनी अमेरिका की मिसालें हैं, अफ्रीका के ममालिक की मिसालें हैं कि और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मिसालें हैं कि जिन लोगों ने करप्शन की है उन्होंने इदारों को तबाह किया, उसके बगैर तो वो कर नहीं सकते, इसलिए कि वो एहतसाब के अमल में कानून की हुक्मरानी होगी तो वो कैसे कर सकते हैं, वो तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए पहला जो इदारा है जिसको वो कमज़ोर करते हैं वो नैब जैसा इदारा होता है, उसमें अपने लोगों को लगाते हैं, कानून में तब्दीली करते हैं जो आपने देखी होते हुए। फिर अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को, FIA को, तमाम इदारों को वो अपने मफादात के ताबे कर देती हैं तो मुल्क और रियासत की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, ज़िवाल शुरू हो जाता है। हमारे ज़िवाल की कहानी सिवाय दो बड़े जो ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान है, उनकी करप्शन की वजह से है, कहानी सिर्फ इतना ही है। रसूल बख्श रईस साहब, अब इंतखाबात की बात हो रही है सर, और आपको पता है कि जैसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो जो डेट हम देखते हैं अंदाजे के मुताबिक वो दिसंबर की कोई तारीख बनती है कि जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। तो क्या इस अरसे में आप देखते हैं कि चेयरमैन PTI को कोई रिलीफ मिलेगा, वो इंतखाबात में हिस्सा लेते नजर आते हैं आपको? देखिए, इस वक्त जो निज़ाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन जो निज़ाम है वो लोग समझ रहे हैं कि कौन सा निज़ाम है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, ये आइनी और जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये इसमें रिगिंग हुई है इस निज़ाम में। तो जब तक ये निज़ाम है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और वो और उनके हामी हर किस्म के मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो इस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें कानून और इंसाफ ना हो, दूसरी तरफ से वो लोग हैं जो उसके खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं। तो हम एक माशरा जो है, आवाम जो है, आप और मैं हूँ, वो तो मसाइल के दलदल में पिसे हुए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन कहा कि जी हम हल्का बंदियाँ करा रहे हैं, पहले क्यों नहीं करा सकते थे? हल्का बंदियों के बगैर भी इंतखाबात हो सकते थे, इतना देर लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर वो क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई ना, फिर उसमें जो उसके शिक है 17A गालिबन वो कहती है कि जी जो अगर नया सेंसस होता है तो फिर डिलिमिटेशन के बाद इंतखाबात होंगे। बहरहाल रसूल बख्श रईस साहब, आपने सही जानिब तवज्जो दिलाई है कि आम आवाम जो है पेश हो रहे हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसी हवाले से हम हिना देख रहे हैं कि बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन निगरान हुकूमत की जानिब से जी अब ये कहा जा रहा है कि बिल्स को इंस्टॉलमेंट में वसूल किया जाएगा और मजीद बिजली को महंगे करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड भी कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही। सर बताइएगा, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा? मेरी बात सुने, आप एक प्रोग्राम करें, कई प्रोग्राम करें इस मुल्क को में, अगर आप लोग चाहते हैं, आप ये आपका मुल्क है, आपका मुस्तकबिल है, उसके बारे में सोचें कि इसके ऊपर प्रोग्राम करें कि बिजली महंगी क्यों हो रही है, किसने मुआहदे किए थे, कब किए थे, किन शराइत पे किए थे, किस तरह हमें पाबंद किया गया था। ये IMF नहीं है। IMF तो आपको कह रहा है कि अगर आप 1000 की बिजली खरीद रहे हैं तो आप 1000 की फरोख्त करें। 1000 की खरीद करके 500 में फरोख्त करेंगे तो 500 रुपये आपको अपने बजट से देने पड़ेंगे, जिसके लिए आप दुनिया से आप कर्जे लेते फिर रहे हैं। जिसने वो मुआहदे किए हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया था, उनके बारे में कोई बात नहीं करता उसके अंदर। ये जुल्म नहीं है और क्या है? आपने मुआहदे ऐसे किए बात तो हो रही है वैसे रसूल बख्श रईस साहब, खुल के बात हो रही है। मैंने कई प्रोग्राम्स ऐसे देखे जिसमें गालिबन पीपल्स पार्टी के दौर में ये IPPs के साथ मुआहदे हुए थे, तो उन मुआहदों पर तो बात हो रही है सर। हो रही है तो उनको पकड़ता क्यों नहीं है कोई? किसी ने? और वो क्या कि जिस अंदाज से जिस पार्टी की हुकूमत हो, दो पार्टियों की हुकूमतों में ये मुआहदे हुए हैं,
ये जो तीसरी पार्टी यही थी उसके दौरे इक़्तिदार में ऐसे मुआहदे नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कोशिश की उनके साथ IPPs के साथ मुज़ाकरात करने की और कुछ रिलीफ भी हमें मिला। उसके लिए आपने सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि सॉवरेन गारंटी ये है कि अगर आप उनको पेमेंट नहीं करते, और पेमेंट भी आपने डॉलर्स में करनी है जो आपके पास मौजूद नहीं है इस वक्त, वो अदालत में नहीं जा रहे, जो खामोश बैठे हुए हैं, वो तो आपको बैंकरप्ट कर देंगे इस मुल्क को। मकसद यही था कि पाकिस्तान की मईशत को बैंकरप्ट किया जाए ताकि हमारा कौमी दिफा कमज़ोर हो। ये लोग समझते नहीं हैं, और कौमी दिफा कमज़ोर हो, और कौमी दिफा कमज़ोर होने से आपको किस किस्म के समझौते हर जगह के ऊपर दुनिया के साथ करने पड़ेंगे। वही लोग आके आप इक़्तिदार में बिठा देते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में आप फिर इक़्तिदार देते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत है या दौलत और इन लोगों की गुलामी से मोहब्बत है, ये तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो उनको लाते हैं, जो उनको बिठाते हैं मस्तनद इक़्तिदार पे। मैं आपको सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो और नाजरीन की दिलाना चाहता हूँ कि देखें ये मुआहदे किसने किए। मुआहदे उन्होंने ऐसे किए हुए हैं कि आप देख भी नहीं सकते। अब सामने लाए ना मुआहदे, क्यों नहीं देख सकते? खुफिया मुआहदे बिल्कुल रसूल बख्श रईस साहब, सही फरमाया आपने। जो IPPs के साथ मुआहदे हुए उस पर आज सिरे नौ नजरसानी की जानी चाहिए, और इस पर यकीनन एक और नशिस्त रखेंगे कि जिसमें इन डिटेल पर बात हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपना जो सियासी तज्जिया है वो पेश किया। जी नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। We are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और आज दुनिया भर में सबसे बड़े समुद्री जानवर व्हेल शार्क का दिन मनाया जा रहा है। और अगर व्हेल शार्क के बारे में आपको बताया जाए तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर समुद्री जानवर में से जो है ना वो एक है, और इंसानों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि ना ही ये च्यू कर सकते हैं, ना ही ये बाइट कर सकते हैं। दे आर फिल्टर फीडर्स। फिर इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत सारे गैलन्स पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। वैसे मुझे भी पता चला कि ये पीसफुल जानवर है, इतना बहुत पीसफुल जानवर है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर स्विमर्स इनके साथ स्विम कर रहे हैं तो ये उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अगर आप इनकी स्किन को टच कर, स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इनको बैक्टीरियाज एंड बाकी जितने भी इन्फेक्शंस हैं या इस तरह की बीमारियां उनसे प्रोटेक्ट करती है वो लेयर। अगर आप उस लेयर को इफेक्ट करते हैं या आप किसी तरह से उनको पोक करते हैं और उनकी वो लेयर डिस्टर्ब होती है तो फिर दे कैन बी डिफेंसिव, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि दे आर पीसफुल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं भी बताऊंगा कि वियतनाम में इसकी पूजा की जाती है और फिलिपाइन में वेल की तस्वीर करेंसी नोट पर मौजूद। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त बात आपने की। और मैं भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि इनको ये 39 फीट लॉन्ग होती हैं मोस्टली, अगर इनकी बात की जाए 39 फुट लंबी जी। एंड इनको जेंटल जॉइंट्स कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी जाइगेंटिक जी। और वेल शार्क्स के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर वेरी स्लो स्विमर्स और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हैं। 3 माइल्स पर आवर जो है ना ये मूव करती है। और जो हमने रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है ये बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से तैयार की गई है। ये जो मनाजिर है ये हिना ने खुद कैच किए जाके वेल के साथ स्विम करते हुए। वैसे दुबई में तो ये सहूलत दस्तयाब है, आप जा सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जब जाते हैं तो वेल शार्क के साथ वो पिक्चर भी बनवाते हैं। बड़ी फ्रेंडली होती है ये नेचर में जी, इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुंचाती। जितनी डिटेल्स आपने मुझे पैकेज के दौरान भी बताई और जितनी अभी भी आप शेयर कर रही हैं, मुझे ये लगा कि शायद ये फुटेजेस भी आपने बनाई है जाके साथ साथ। नहीं, हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग अमेजिंग टीम ने ये फुटेजेस बनाई है। और वैसे क्या खूबसूरत मैं देख रही थी वो विजुअल्स थे। लेकिन वैसे कभी इत्तेफाक हुआ है ना आपका रियल में इसको? नहीं, आई एम स्कैर्ड ऑफ ये व्हेल्स, शेल्स एंड पेट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन शॉर्ट एवरीथिंग। वैसे तो आजकल इंसानों से भी डर ही लगता है, लेकिन जानवरों से थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। खैर एनीवेज जी, अगर इनकी बात की जाए तो दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर। कहा यह जाता है कि ये ह्यूमन टच के बारे में ये बहुत फिनिकी होती हैं, बहुत पर्टिकुलर होती हैं। इनको पता चलता है कि व्हाट इज़ गुड टच या कौन अच्छे तरीके से प्यार से इनको टच कर रहा है। म्यूजिक सुन सकती हैं वेल? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है हम म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा? और हम म्यूजिक की बात करने लगे हैं। अभी गाना है जी गुलकार शिराज उपल और उनका नया गाना भुला बैठा रिलीज कर दिया गया है। ना सिर्फ गाने की शायरी उनकी अपनी है बल्कि मौसीकी भी उन्होंने खुद ही तरतीब दी है। और गाने की वीडियो में अदाकारा आयमा मलिक ने बतौर मॉडल काम किया है, जबकि वीडियो को अब्बास वारिस ने जी, हुमायमा मलिक जी, मुझे लगता है एक्ट्रेस। मैंने आयमा मलिक कह दिया। हमने आयमा, कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन आयमा बेग तो नहीं कहना था मैंने। आयमा बेग मुझे लगता है आप जब डिस्कस भी कर रहे थे ना, जब हम न्यूज़ पे बात कर रहे थे। हुमायमा मलिक जी
बिल्कुल, वो भी हमें वीडियो में नजर आएंगी। और अगर बात की जाए इनकी प्रोडक्शन हाउस की, तो शिराज ओपल स्टूडियो में इस गाने को तरतीब दिया गया है। और ये बहुत सारे, अगर हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं, बहुत सारी फिल्म्स का, OSTs का, ड्रामास के लिए म्यूजिक दे चुके हैं। इज वन ऑफ द वंडरफुल बॉलीवुड के लिए भी काफी काम किया इन्होंने। जी बिल्कुल। और 2001 में इनका पहला एल्बम आया था, which is like जी long time बिल्कुल। ago। और उस एल्बम का नाम था तू है मेरी, जो कि मंजर-ए-आम पर आया। और SU स्टूडियो के मालिक हैं, जहां वो अपने तमाम गानों को तैयार करते हैं। और उन्होंने कराची से लाहौर और फिर पंजाब नहीं जाऊंगी समेत चंद फिल्मों के गीत भी गाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चंद भारतीय फिल्मों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। उन्होंने ड्रामा सीरियल पहला पहला प्यार, इश्क समंदर, मेरा पहला प्यार, रेजा 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 भी, रेजा रेजा का तो मैंने जी बहुत जबरदस्त। और ये मेरा मैंने दिल, इनमें से एक ड्रामा भी नहीं देखा वैसे। खूबसूरत गाना है जी, मुझे तो इसके विजुअल्स बड़े अच्छे लगे हैं। बड़ा पीसफुल जो गाना है वो तरतीब दिया है इन्होंने, अच्छी बहुत मौसीकी ही है। खूबसूरत आवाज है और अच्छा गाना है। और लिरिक्स अगर खुद लिखें और फिर उसको खुद गाएं तो वो मुझे लगता है एक और ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है जब आप खुद किसी चीज को लिखते हैं। बड़े वैसे अच्छे यू आल्सो musician हैं। सिंग, कभी हाँ लिखा जी, है कभी- गाना? नहीं, कभी नहीं लिखा। तो कोशिश तो करेंगे। कोशिश करेंगे हम, कोशिश करेंगे कि लिखें किसी बस दिन, वो हो फिर सके हमें तो। आपने नहीं सुनाना प्लीज। आपको ब्रेक में सुनाऊंगा मैं। आपको अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उस इंटरेस्टिंग खबर से पहले जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, और वो ये बात कर रहे थे इस खबर से मुतल्लिक, वो बात है कि हिना, वैसे आपकी उम्र तो मैं नहीं पूछूंगा, जी, thank लेकिन you। आपको पता है कि, और मुझे लग रहा है कि इस खबर से मिलती जुलती ही उम्र होगी आपकी। जी बहुत और शुक्रिया। आप अगर चाइना में जाकर शादी करेंगे ना, हाँ जी, तो आपको 1000 युआन मिलेंगे। ओए गिफ्ट मिलेगा 1000 युआन। मतलब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके ब्रेक में आपने मुझे बताना है, ताकि वो इंसेंटिव और वो मोटिवेशन मिले। और हम अपने व्यूअर्स के साथ भी ये खबर शेयर करना चाहेंगे। जब हम शादी की बात करते हैं तो किसी भी सकाफत में शादी मर्द और औरत के माबैन एक रस्म या फिर कानूनी मुआहदा होता है। और हर मुल्क में, हर मजहब में इसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है और अपने अपने तरीके से इसको अदा किया जाता है। आज जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं जी, चाइना, जिस तरह से अजीम ने बता दी, और इन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि अगर आप वहां जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। जिस दुल्हन की उम्र 25 साल के आसपास है या फिर उससे भी कम है, तो उसको वहां की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1000 युआन उनको ये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। और इसकी वजह क्या है, ये आपको पता है? हाँ जी, इसकी बताइए। वजह ये है कि वहां पर एक तो शादी ना करने का रुझान जो है वो काफी बढ़ रहा है, और फिर दूसरा वहां पर जो बच्चों की पैदाइश है वो कम है। मतलब आबादी जो है उस लिहाज से यंग जो जनरेशन है वो उस तरह से नहीं है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए तो इनिशियली आप देखें ना, तो अजीम इन्होंने खुद ही चाइल्ड पॉलिसीज भी तो पहले इंट्रोड्यूस करवा दी थी, One वन child चाइल्ड पॉलिसी, policy। जिसके बाद जो है वो इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कमी आई। और अब ये किस तरह से मोटिवेट करें, इंसेंटिव रखें, मुझे लगता है हमारी हुकूमत को ना पैसे देने चाहिए कि अगर आपका एक बच्चा होगा तो हम आपको इनाम पैसे के तौर पर कुछ पैसे देंगे, कुछ लाख देंगे। तो मुझे लगता है वो भी एक क्योंकि इंसेंटिव जगह है। के और वसाइल के तनासुब से पाकिस्तान में तो अभी सूरत हाल यही है कि आबादी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। Exactly। तो इसके लिए वक्तन फवक्तन जो एक टाइमलाइन दी गई है उसमें सेंसस का होना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ पे उस तरह से मरदमशुमारी नहीं होती रेगुलर तरीके से, ताकि सही नंबर्स हमारे पास हों कि आबादी कितनी रफ्तार से कितनी बढ़ रही है है। और हमारे पास वसाइल कितने। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अजीम, मुझे ये लगता है कि आबादी, पॉपुलेशन एंड ये सारी चीज़ों में ना एक्सपोयर एंड तालीम भी बहुत मैटर करती है। तो अगर पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की बात की जाए, पाकिस्तान में तालीम की बात की जाए, एक्सपोयर की बात की जाए, तो बहुत कम लोगों को पता है कि आपके बच्चे कितने होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग की अगर बात करें तो बहुत कम लोग इस पर तवज्जो देते हैं। वैसे लेकिन ना अगर आपने- दूसरे मुल्कों की हम बात करें, जी आपने बड़ी ठीक बात की है कि अगर तालीम हो और लिटरेसी रेट अच्छा हो तो यही जो खामी है वो खूबी में बदल सकती है। खूबी में बदल सकती है। और जैसे Absolutely। हमने कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें हमने देखा है कि आबादी की तादाद जब ज्यादा है तो उन्होंने उस आबादी को अपनी एक खूबी में बदल लिया, और वो इटसेल्फ इतनी बड़ी मार्केट बन गई अब दुनिया के हाँ लिए जी। कि बिजनेसेस ओपन है वहां पर, वो पूरी Exactly। दुनिया को वेलकम कर रहे हैं। और अगर हम डिफरेंट कंट्रीज का भी अजीम यहाँ पर रेफरेंस दें तो शादी की एक उम्र बताई गई है, जिसमें अगर हम बरतानिया की बात करें तो शादी की उम्र 16 बरस, फ्रांस की अगर बात करें तो 15, जर्मनी में 14 साल और पाकिस्तान में 18 साल ये है। लीगल एज शादी करने की जो बताई गई है, बिल्कुल। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो पहले शादी की उम्र जो है वो 13 साल मुकर्रर की गई थी, जिसे
अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 16 साल कर फिर दिया मेरे था। ख्याल से आप जापान जाके या मैं जापान नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि एज ब्रैकेट जो 16 Age साल है ना, bracket ये जापान वाली उसमें age। फॉल में मैं चाइना चला जाऊँ? आप चाइना, आप 25 साल की एज ब्रैकेट में बिल्कुल जी, ये तो थी। हम तो ये कहेंगे कि बड़ी अच्छी पॉलिसी है, इन्होंने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया इस सारी चीज को। एक तो जी। कि आप बिल्कुल जो कानूनी रिश्ता है, जो एक जायज रिश्ता है, उस रिश्ते को प्रमोट कर रहे हैं जी, आप उस रिश्ते में बंधे और फिर उसको इंसेंटिवाइज जो है वो किया जा रहा है कि उसको इंसेंटिव पैसे। दिए जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो जी एक और अच्छी बात आपसे ये करेंगे और वो खेलों की दुनिया से है कि पाकिस्तान 2023 की सालाना यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 100 में आ गया है। पाकिस्तान की पोजीशन में 29 दर्जे बेहतरी हुई है, जिसके बाद ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान 88वें नंबर पर है और रैंकिंग में बेहतरी की वजह पाकिस्तानी साइकिलिस्ट्स की गुज़िश्ता चंद माह में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट्स ने इस साल मजमूई तौर पर 181 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पिछली रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से 7 दर्जे पीछे था, अब एक पोजीशन आगे है। तो इंडिया की यूसीआई रैंकिंग 117 से 89 पर आ गई है, पाकिस्तान की 88 पर है। और ये अच्छी बात है कि अब हमारे जो एथलीट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल। परफॉर्म करें, और अगर हम वैसे ही अपनी सिचुएशन देखें इर्द गिर्द और एक जेनेरिक ओवरव्यू दें लोगों को, तो आजकल और फिर स्पेसिफिकली अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना में एक आम आदमी के लिए भी साइकिलिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हमने देखा कि हमने लोगों को घरों के बाहर देखा कि वो साइकिलिंग करते हुए हमें नजर आए, फिर पार्क्स में हमने देखा, पार्क्स के इर्द गिर्द हमने देखा, और दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। फिर हमने एक स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया था और उनसे हमने इंटरव्यू भी जो लिया। साइकिल पर रोजाना जाती हैं कॉलेज। बिल्कुल। और देखिए इस चीज को, इस ट्रेंड को, अच्छी चीजों को हमें बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि एक तो पोल्यूशन बहुत कम हो रही है, नॉइज पोल्यूशन है या वैसे पोल्यूशन कम हो रही है, फिर आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए बिल्कुल इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हमारे प्रोग्राम में एक बार अगर आपको याद हो तो एक पूरा ग्रुप हमने मधु किया था कि जो रोजाना की बुनियाद पर साइकिल टूर करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, फिर उसके फवायद भी उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताए गए थे कि किस तरह से जो इंसान की सेहत है उसके ऊपर इसके कितने मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। तो ना सिर्फ जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स में, बल्कि इससे ये भी एक जज्बा जो है एक लिए बड़ा अच्छा मैसेज, एक सॉफ्ट इमेज, एक सॉफ्ट मैसेज दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल। और अजीम, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, जापान की बात करें, हम चाइना की बात करें, तो वहाँ पर तो हाई ऑफिशियल्स भी साइकिल्स पर जाते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पर तो प्राइवेट जेट और अगर हेली नहीं होता तो आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा ही नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ ये ट्रेंड हाई ऑफिशियल्स की जानिब से शुरू हो जाए तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। और जहाँ हम बात करें जी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, अगर हम साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दें और अगर हम अपनी यूथ को ये बताना शुरू कर दें, उसके फ़ायदे बताना शुरू कर दें कि जी साइकिल एक बहुत सेफ सवारी है, लेकिन और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के साथ साथ वो प्रॉपर जो भी हेलमेट भी आप पहन के जा सकते हैं, साइकिल करते हुए भी और होते हैं। इस तरह की खबरें अपने नाजरीन के साथ शेयर करने का जो बुनियादी मकसद होता है, एक तो ये बताना भी ज़रूरी होता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो अच्छी पोजीशंस ले रहा है स्पोर्ट्स में, और दूसरा ये कि अगर हम इनको इनफरादी तौर पर इन स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो उससे ओवरऑल जो मुआशरती फ़वायद हैं वो हमें क्या मिल सकते हैं। और जैसे आपने तो बात की इन्फ्लेशन और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, मेरे ज़हन में आता है कि वेदर चेंजेस जिस तरह से दुनिया भर में हो रहा है, आपको पता है पाकिस्तान ज्योग्राफिकली जिस रीजन में है ये सबसे ज़्यादा जो है मुतासिर हो सकता है वेदर चेंजेस से। तो हम इस तरह से अगर अपना जो ट्रैवल करने का जरिया है वो अगर हम साइकिल ही बना लेते हैं, तो अगर इसको प्रमोट किया जाता है तो मौसम भी बेहतर होगा ना, पोल्यूशन कम होगी। लेकिन हमारे यहाँ एक हमारा अलमिया है, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं। हमें लगता है अगर हम साइकिल पर आएंगे तो भाई वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अजीम ने कल इस पे मुझे बहुत अच्छा एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर बन के लेक्चर दिया कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप उसके बारे में सोचेंगी और लोगों का काम भी आप ही जो है ना करना शुरू कर देंगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो लोग क्या सोचेंगे इसको साइड पर रखिए, साइकिल पे आए। अभी ये भी सोच रहे होंगे कि ब्रेक क्यों नहीं आ रहे, तो फिर हम लोगों को बता दें कि ब्रेक आ गई है जी, ब्रेक आ गई है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। बड़ा ही दिलचस्प हमारा सेगमेंट है और अब आपको बताएं कि पिछले 15-20 साल से भारतीय पंजाबी सिनेमा ने फिल्म बीनों को अपने शहर में जकड़ रखा है और अब ये फिल्में तकनीक के एतबार से बॉलीवुड के मयार को छू
हो रही हैं। इन फिल्मों की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब हिंदी फिल्मों में भी पंजाबी का तड़का लगाया जाता है। पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की वजह उनका सिर्फ कॉमेडी होना नहीं, बल्कि उनमें पंजाब की सकाफत को जिस तरह पेश किया जा रहा है वो भी उनकी पसंदीदगी की एक बड़ी वजह है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे 1 सितंबर को पाकिस्तान में रिलीज होने वाली भारतीय पंजाबी फिल्म चेता सिंह में मरकजी अदा करने वाले आर्टिस्ट प्रिंस कंवलजीत सिंह से। जी, इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले आर्टिस्ट प्रिंस कंवलजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜੀ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਪਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਲਾ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ 1-2 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨਾਟਕ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ UK ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। BN ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਆਈਡੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਾਸਰ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਲਮ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSD ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਓਮਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਲ, ਸਵਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਮਾ ਸ਼ੇਵੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਰਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਮਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਜੂ ਸਲਾਂਕੀ,
ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭੂਰਾ, ਜਸਦੀਪ ਨੀਟਾ, ਅਮਨ ਚੀਮਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਈਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਚੀਚੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁੱਟਾਪਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਵੀ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਿਆਈ ਵੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਏ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੂਟ ਭੇਜਿਆ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਲੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਲਾ ਡਿੱਗਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਦੋ ਵੀ ਬੁਲਾ लो उधर, मैनू मैं गेड़ा गुड़ा कट जा भी, मैं भी खा पी जरूर आए आप, बिल्कुल आप जब आएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से आपको होस्ट करेंगे, और हमारी तो कोशिश यही होती है कि आर्टिस्ट आए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, बड़ा ही ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है, तो बड़ा अच्छा लगता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ, हाँ जी, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੈਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मशहूर जरूर फिल्म जरूर ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, जी ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ हम्म, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। बिल्कुल ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ। जी ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। कमलजीत सिंह साहब, माहौल कोई वधिया होना नियर चाहिए। फ्यूचर ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ खुशनुमा। ਕੋਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨया ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਚੱਕਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਧਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੱਤੀਆਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਉਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ VCR ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਚਲੋ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਰੁੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੀਰੀਅਲ ਇੱਧਰਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵੀਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 7-8 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ। ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ UK ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਖੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਖਿਲਾਈਏ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਈਏ। ਹਾਂ,
बिल्कुल खीर पूड़े जरूर खाने मैं चाटी वाली बस लस्सी इधर आके ना हाँ ते नाल खीर मक्खन पूड़े दे जरूर पेड़े खाने। बस मक्खन दे पेड़े वाह वाह सरों दा साग भी ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ थैंक यू जी ਸਾਡੀਆਂ thank you। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਓ ਦائم ਰਹਿਣਗੀਆਂ जी। बहुत शुक्रिया जी। कमलजीत सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, जब हम प्यार की बात करते हैं, इतनी खुशी होती है जब आपको अक्रॉस द बॉर्डर इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिलता है, ये इतनी वैसे पजीराई मिलती है। रिसेंटली हमने देखा कि ये ट्रेंड जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब हमारा जो पाकिस्तान साइड का पंजाब है और फिर इंडियन साइड का जो पंजाब है, इनके जो एक्टर्स हैं वो कोलैबोरेट करके बड़े बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। पिछले दिनों मैंने भी एक मूवी सिनेमा में लगी थी, नासिर चन्यूटी साहब ने उनमें बड़ी जबरदस्त अदाकारी की थी। और फिर इफ्तिखार ठाकर साहब जो हमारे एक्टर हैं, इसी तरह से और भी दीगर एक्टर्स हैं जो मिलके कोलैबोरेट करके बड़ी बड़ी जबरदस्त मूवीज बना रहे हैं, जबरदस्त फिल्म्स बनाते हैं। और एक और बात है कि जिस तरह से हमारे आर्टिस्ट जो हमारे साथ अभी मौजूद थे, कमलजीत सिंह साहब ने भी कहा कि जी हमारे ड्रामास की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, फिर कुछ ड्रामा सीरियल्स का उन्होंने नाम भी लिया कि वो इतने पॉपुलर हैं, वो देखते हैं। तो आर्ट की और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहदें नहीं होती। अगर हम अपने दिल से जो प्यार मोहब्बत बांटेंगे और इस तरह के कोलैबोरेशन कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से आर्टिस्ट, और इसी तरह से मिलके प्रोजेक्ट्स बनाते रहने चाहिए। कितनी खुशी होती है और कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और हम तो जी अभी प्रिंस कमलजीत सिंह साहब का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि वो आए, हम उनको होस्ट करें और आप लोग जरूर जाएं, ये फिल्म जाके जरूर देखें। उन्होंने आपको बताया कि फैमिली फिल्म है और पंजाबी फिल्मों की सबसे जबरदस्त बात यह है कि जी उनका प्लॉट एक तो बड़ा जबरदस्त होता है, फिर फैमिली फिल्म्स होती हैं, फिर कॉमेडी का तड़का जब लग जाता है, कॉमेडी का तड़का और फिर कल्चर और लैंग्वेज के एतबार से सिमिलैरिटी वो भी आ जाती है, तो फिर ज्यादा मजा आता है, मजा दोबाला हो जाता है। मूवी का 1 सितंबर कोई मूवी रिलीज हो रही है तो आप जरूर देखें। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और मजीद इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे टूरिज्म से मुतल्लिक, और देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान टूरिज्म से भरपूर है। हमारे पास बेहतरीन किस्म के लैंडस्केप्स हैं, बड़े ही खूबसूरत किस्म के व्यू पॉइंट्स हैं, जहाँ पर अमूमी तौर पर तो हम सुनते हैं कि लोग जाते हैं और सैर व तफरीह करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनको मज़ीद अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और उन्हीं में एक ऐसी जगह है वादी जन्नत नज़ीर, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, और वहाँ पर कई ऐसे मकाम हिना अभी मौजूद हैं जो लोगों ने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किए या टूरिस्ट की नज़र से वो नहीं गुजरते। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स ढूंढ कर आपको दिखाएं जहां आप नहीं गए, या फ्यूचर में अगर प्लान करें अपनी वेकेशंस तो आप वहां पर ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है। और क्या खूब नज़ारे, वादियाँ, पहाड़, मतलब वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को? आज हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं रणबीर सिंह की बारादरी और 2 मेल, जिसकी सैर करवा रही हैं हमारी साथी एंकर ओकाशा। व्यूअर्स, कश्मीर में चप्पे चप्पे पर ऐसे लगता है कि कुदरत आपसे बातें कर रही है। और इस वक्त कुदरत की एक अजीम चीज, ये खूबसूरत बहता हुआ दरिया, ठाठे मारता हुआ दरिया, और इसका शोर वाकई ऐसे लग रहा है कि मुझसे बातें कर रहा है। और ये आप जहां भी ट्रैवल करेंगे आपके साथ साथ ट्रैवल करेगा। और अगर इस तारीखी मकाम की बात करूं तो ये एक बारादरी है जो तारीखी लिहाज से बड़ी अहम है। और मैं हैरान हूं कि पहाड़ों में भी हमें तारीख देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर है बड़े बड़े हुक्मरानों का यहाँ से गुजर होता रहा है। और अगर इस बारादरी की बात करें तो कहा जाता है कि 1885 में जो डोगरा का दूसरा हुक्मरान था रणबीर सिंह, उसने इसको तामीर करवाया था। और कुछ मौरखीन का तो ये भी कहना है कि इस बारादरी में जो कांग्रेसी रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, वो जब कश्मीर के विजिट पर आया था तो यहाँ के जो चौथे और आखिरी डोगरा हुक्मरान थे हरि सिंह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर 3 दिन के लिए कैद भी रखा था। तो ये भी इसका एक तारीखी पहलू है। और अगर देखा जाए ये ब्रिज है और ये जो मकाम है ना, ये 2 मेल पॉइंट कहा जाता है या 2 मेल मकाम है, और इस मकाम पर इस बारादरी को बनाया गया है। अभी मैं आपको 2 मेल की तरफ भी लेके जाऊंगी कि आखिर 2 मेल है क्या,
लेकिन मैं यहाँ पर वो महसूस कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि रणबीर सिंह ने, हरी सिंह ने महसूस किया होगा। और ये पिलर और यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत कुदरत का नज़ारा करना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन हाँ, इस दरिया से आपने दूर ही रहना है क्योंकि ये बहुत गहरा और अपनी तरफ खींचने वाला दरिया है, तो जरा ध्यान से। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम। ये मेरा कहना नहीं है, ये इन दो दरियाओं का कहना है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के 2 मेल पॉइंट पर खड़ी हूँ। और अगर इस तरफ देखें तो ये दरियाए नीलम है जो अपने नाम की तरह खूबसूरत, चंचल, शौक, हसीना लग रही है। और अगर इस तरफ देखें तो दरियाए झेलम जो आदमी की तरह रौब दबदबे वाला दरिया लग रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। हम समझते थे सिर्फ इंसानों की मोहब्बत होती है, इंसानों में इश्क होता है और प्यार होता है, लेकिन दरियाओं में भी होता है। और वो ये पॉइंट देख के साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो पूरी कायनात शोर करती है, आपको महसूस करती है। तो यहाँ का दरियाओं का जो शोर है वो बता रहा है कि हम दोनों मिल चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आई थी ना, मुझे किसी ने कहा कि ये ऐसा पॉइंट है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और वो आपको चाहिए ना, तो आपने यहीं से एक पत्थर उठा के मन्नत मांग के फेंकना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिलाना ऊपर वाली जात में होता है। और ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी हो सकती है कि आप यहाँ पर आएं और इस पानी की ठंडक को, बल्कि 2 तरह के पानी की ठंडक को महसूस करें। और मैं आपसे बातें करती करती आगे ही जा रही हूँ, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब यहाँ पर आई, खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन वो पीछे अगर आप देखें कूड़ा करकट इतना ज्यादा बड़ा है। तो प्लीज यार, आप लोग अपने खूबसूरत पाकिस्तान को और इस कुदरत का ख्याल किया करें। और ये चीजें आप साफ रखेंगे तो साफ रहेंगी। और ये तो वैसे भी फ्रेश वाटर है, तो एक फन एक्टिविटी मैं करती चलूं। यहाँ से हम भी एक पत्थर फेंकते हैं। ये चीज थैंक यू सो मच उकाशा गुल। आपका सारा अटायर, आपका वार्डरोब, आपका हेयर स्टाइल, वो जो अटेंशन टू डिटेल है ना, दैट इज इनक्रेडिबल। और फिर आपने गुनगुना कर भी हमें सुनाया और बड़े खूबसूरत जो मनाजिर हैं वो कैप्चर किए। हमारी प्रोडक्शन टीम के लिए भी वाह वाह जनाब, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। और आई एम श्योर उकाशा ने भी भरपूर इंजॉय किया होगा इन सारी सीनरी को। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन, एंड बहुत सारे जो है ना टीम वर्क, एफर्ट, तो भाई बहुत ज़बरदस्त, विजुअली बहुत एस्थेटिकली बड़ी प्लीजिंग थी ये रिपोर्ट। बड़ा अच्छा लगा देखकर। लेकिन और आप ये इमेजिन करें कि अगर आप वहाँ पर मौजूद हो तो आप कितना एंजॉय करेंगे। ओहो, मैं यही सोच रही थी कि अब हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और स्टूडियो से बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह की खूबसूरत जगह पर आप जाएं और ये सारे नज़ारे आपके सामने हो, तो वो एक मेंटल पीस और सेरेनिटी का एहसास जब आपको होता है। आपका दिल ललचा रहा है आजकल जाने का, शदीद दिल कर रहा है, शदीद दिल कर रहा है मेरा जाने का। और उकाशा ने ना अजीम इसमें बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया जो हमने भी सुना और आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जी इतनी खूबसूरत जगह है लेकिन पीछे गंद का ढेर है, कूड़ा है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं एज टूरिस्ट, आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और हमारे पास बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेनेवर वी ट्रैवल, मतलब मोस्ट ऑफ अस, हम ये चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि हमने अपने मुल्क में सफाई का ख्याल रखना है। बिल्कुल, और ये बात सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए क्योंकि जो हरकतें हम कर रहे होते हैं वही बच्चे देखकर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। कई बार मैंने भी ऐसे देखा है कि चलती गाड़ियों से कूड़े के पैकेट और वो बने हुए शॉपर जो है वो डंप सड़क पे हो रहे हैं, रोड के साइड पे। और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज आप चले जाएं तो इतनी खूबसूरत सीनरी, इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, लेकिन सड़कों के इर्द गिर्द जो गंद पड़ा हुआ है वो वाज़े तौर पर ये बताता है कि हमारा मिजाज क्या है। तो जी इस तरह ना किया करें। अपने जो इलाके हैं, अपनी जो जगह हैं, अच्छा ना सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बल्कि जहाँ आप रहते हैं उन एरियाज़ में भी खास ख्याल रखा करें कि सफाई जो है वो रखा करें। जितनी इंसान के खुद इख्तियार में उतना तो वो करें। अजीम दीनी हिसाब से भी अगर हम बात करें तो सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, योर अपब्रिंगिंग,
आपकी ग्रूमिंग के बारे में बहुत कुछ। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को माजरत के साथ गाड़ी से बाहर कूड़ा फेंकते हुए देखा है। जब बच्चे आपको देखते हैं तो वो आपको इमिटेट करने की वो भी कोशिश एग्जैक्टली करते फिर वैसे हैं। करते That's what they do exactly. So you need to be very cautious when you are around kids and वैसे भी cautious से अलावा भी आपकी एक, मुझे लगता है कि एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके अंदर वो नेशनलिस्टिक अप्रोच है और ये भी इतने नेशनल patriotic हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन जगहों पर जाएं और घूमें जाएं और उसको साफ भी रखें। साफ एग्जैक्टली, भी रखें। और बिल्कुल। मुझे तो वो जो जहाँ पर लेकिन हम दो भी कहीं दरियाओं का घूम फिर मिलाप के, हो रहा था ना, हम तो कहीं घूम फिर के अभी आ नहीं सकते, लेकिन ब्रेक में हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा घूमने फिरने का मौका देते हैं। आप अपने किचन में जाएं, कॉफी का मग लें और वापस आएं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। तो एशिया पर हुक्मरानी की जंग आज से शुरू हो रही है और इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेपाल आज मध्य मुकाबिल होंगे और ये दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है जब ये मैच होंगे। मुल्तान का स्टेडियम होगा। इसके अलावा पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 2 सितंबर को श्रीलंका के पालीखेले इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा और जिसका दुनिया भर के शायकीन को यकीनन बेसब्री से इंतजार है। आईसीसी रैंकिंग का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम है जबकि भारत तीसरे नंबर पर है और मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक जिस रोज पाक भारत टाकरा है उस दिन 80% चांसेस हैं कि बारिश हो, जिसकी वजह से पाक भारत मैच भी मुतासिर होने का खदशा है। और एशिया कप में 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीमें शामिल हैं जबकि ग्रुप बी में दिफाई चैंपियन श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे जिनमें 1 मुल्तान जबकि 3 मैचेस की मेजबानी कजाफी स्टेडियम यानी कि लाहौर में होगी। तो इसी तरीके से आज का मैच किस तरह का होने वाला है और पाक भारत बिलखसूस टाकरा कैसा होगा, इसके लिए एक्सपर्ट राय लेते हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। स्पोर्ट्स तज्जियाकार, क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया, और इनकी अगर तज्जिए की बात करें तो इतना एक्यूरेट होता है और एक ऑनर की बात है कि जब भी ये हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, जब भी हमें टाइम देते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ है ना, के उम्दा अल्फाज का बेहद शुक्रिया, आपके मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अजीम। मैं भी ठीक हूँ जी। अब थोड़ी सी हम बात करें नेपाल की क्रिकेट और पाकिस्तान की। जी 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 मिर्जा साहब बताइएगा। है ना, देखिए नेपाल की टीम ने क्वालिफाई किया है, यूएई को उसने हराया और वो काफी अरसे से नेपाल की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेपाल चूंकि भारत के बराबर में वाक़ है और नेपाल का जो कोच है डिसाई वो भारतीय है, वो भारत में क्रिकेट भी खेल चुका है और भारत की आईपीएल से भी वाबस्ता रह चुका है। तो नेपाली खिलाड़ी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ रही है और ये उनके लिए बड़े ऑनर की बात है। उनका एक वाहिद क्रिकेटर है संदीप लेमचिन जो उनका साबिक कप्तान है, लेग स्पिनर। वो दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेल चुका है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में खेला, इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में खेला, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेला। तो थोड़ा बहुत तजुर्बा तो है उनके पास, लेकिन ये 50 ओवर्स की क्रिकेट है। T20 क्रिकेट में हम अपसेट की तवक्को कर सकते हैं कि अगर कोई भी टीम अच्छा खेल जाए, लेकिन 50 ओवर एक तकरीबन पूरा गेम है। पाकिस्तान ने अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। नेपाल से तवक्को की जा रही कि थोड़ी बहुत फाइट देंगे, लेकिन असल मुकाबला हफ्ते के दिन 2 सितंबर को भारत से कैंडी में होगा पाकिस्तान का। जी, तो उस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे आप? बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। देखें ना, 2021 से पहले लोग ये कहते थे, बल्कि भारत में भी वो इश्तिहार बनता था मौका मौका, और फिर इन्होंने सारा मौका तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, पाकिस्तान ने भारत को जिस अंदाज से 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हराया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में दुबई में भारत को हराया, तो अब वो जिंक्स टूट गया है कि अब पाकिस्तानी टीम भारत पर हावी आती है और पाकिस्तान फाइनल भी खेला T20 का। तो अब भारत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि उनके जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं फिट होकर और उनके KL राहुल जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो अनफिट हो गए, इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जुलाई में टेस्ट सीरीज खेली, 2 टेस्ट मैचेस। उसके बाद पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी लंदन प्रीमियर लीग में बाबर आजम समेत हिस्सा ले रहे थे, तो उनको वहां की पिचेस का, वहां की कंडीशंस का एक जरूर आगाही होगी और मैं समझता हूं कि अच्छा मुकाबला होगा पाक भारत। अब ये नहीं कह सकते, मौका नहीं सुना सकते, अब होगा धोखा और अब पाकिस्तान उनको हराएगा, मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह हराएंगे। मिर्जा साहब ये भी बताइएगा कि
हम ये देख रहे हैं कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली में एक सर्द जंग जारी है और फिर केएल राहुल में फिटनेस के मसाइल सामने आ रहे हैं, तो इन चीजों का डिसएडवांटेज होगा इंडियन टीम को। देखिए, सर जंग तो नहीं है। विराट कोहली को कप्तानी से जिस अंदाज से हटाया गया, अब तो वो चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा भी चले गए, अब नए चीफ सेलेक्टर हैं उनके अजीत आगरकर, तो जंग तो नहीं है। लेकिन बजाय यही है कि ये जो है रोहित शर्मा के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। उनकी कप्तानी में अगरचे आईपीएल जीती है भारत में मुंबई इंडियंस की टीम माजी में, लेकिन इस मर्तबा उनके लिए टफ टाइम होगा। और भारत को असल नुकसान ऋषभ पंत के अनफिट होने की वजह से हुआ है, जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो अभी तक फुल्ली फिट नहीं हुए। तो ऋषभ पंत जो है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कीपिंग भी करते हैं और हार्ड हिटिंग भी करते थे, तो भारत को थोड़ा डिसएडवांटेज है। कुलदीप उन्होंने लिया अपना स्पिनर, लेकिन अब देखते हैं, और रविंद्र जडेजा, तो देखते हैं कि अब क्या करते हैं। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा उनके दो स्पिनर्स होंगे। मिर्जा साहब, अगर हम पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ का जिक्र करें तो यकीनन देयर इज नो डाउट कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो बड़ा जबरदस्त है। तो ये बताइएगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस होने हैं, तो जब इतना फ्रीक्वेंटली वेन्यूज चेंज होंगे उसका कोई असर होगा टीम पर? देखिए, मजबूरन हम हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो रजामंद हुए नजम सेठी साहब, क्योंकि भारत ने अपनी हटधर्मी जारी की हुई थी कि नहीं जी आप हम आएंगे नहीं। तो एक तजवीज ये भी थी कि सिर्फ भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो, बकिया तमाम मैचेस फाइनल समेत पाकिस्तान में हो। अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो फिर फाइनल भी बाहर हो। लेकिन मजबूरन ये हाइब्रिड मॉडल हमें अपनाना पड़ा। 4 मैचेस हैं। अब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो ये चाहेंगे ना कि पाकिस्तान भारत का मैच पाकिस्तान में हो, लेकिन वहां हो रहा है। 2 मैचेस एक्सपेक्टेड है, एक तो लीग मैच और एक और सुपर 4 का। तो इस हाइब्रिड मॉडल से आप सही कह रहे हैं अजीम कि ट्रैवलिंग में ब्रॉडकास्टर्स अपना सारा सामान उठाकर ले जाएंगे, मुल्तान से लाहौर ले जाएंगे। उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स की एक टीम कैंडी में होगी, श्रीलंका में जहां 9 मैच है। हैक्टिक तो होगा, लेकिन क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, लाखों रुपए खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, तो दे विल हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। अच्छा मिर्जा साहब, वनडे में पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। एशिया कप और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो क्या कहते हैं कितना एडवांटेज होगा उनको इस चीज का? देखे है ना, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, लेकिन अब पाकिस्तान का इम्तिहान है। पोजीशन लेना तो आसान होता है, लेकिन उस पोजीशन को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। खिलाड़ी जो है थोड़े से दबाव का शिकार होंगे। हमारा पेस अटैक है ना, इस वक्त दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, तो हम बहुत कुछ रिलाय करेंगे अपने पेस अटैक पर, ये किस तरह की बॉलिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। बैटिंग में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है बाबर आजम, तो अब मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। और उन्होंने कल ही अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था पाकिस्तान ने, कि बजाय इसके कि लोग गैस करते रहे, लोग जराए से टीमें चलाएं, तो इन्होंने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। और फहीम अशरफ, वसीम जूनियर को शामिल नहीं किया है, जो आखिरी वनडे खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ। उसामा मीर को भी नहीं लिया है, मोहम्मद नवाज को लिया है, अच्छी बात है। लेकिन सऊद शकील को इन्होंने नहीं रखा। कल 11 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस किया है, सऊद शकील आखिरी वनडे खेले थे। अब देखते हैं, पाकिस्तान की टीम में बैटिंग में डेप्थ है। शादाब खान तक पाकिस्तान की बैटिंग है, और शाहीन शाह अफरीदी भी छक्के मार चुके हैं पीएसएल में। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग, हमारे साथ मौजूद रहे। इन डिटेल स्पोर्ट्स एनालिसिस आपने किया और बेहतरीन तज्जिया होता है। बेहतरीन तज्जिया होता है। जो प्रिडिक्शन ये करते हैं ना, वो 99.9% एक्यूरेट जो है ना, वो हम और देखते हैं उसकी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, जल्दी से अपने नाजरीन को हम ये बता देते हैं कि होपफुली आपने आज का जो हमारा शो है वो एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज तो हमने भरपूर मसाले जो है वो अपने प्रोग्राम में ऐड किए हैं। सारे एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं, और कहते हैं ना 12 मसाले पूरे हो गए हैं। इट वाज लाइक अ फ्लावर बुके, जिसमें हमने हर चीज पे बात की, हमने एंटरटेनमेंट की बात की है ना। कल का भी बहुत अच्छा होगा और बहुत जबरदस्त चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।